वैसे तो फ्रेंडलिक इक्वेशन को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम कह रहे थे कि फ्रेंडलिक इक्वेशन को पढ़ तो लिया, लेकिन आपने इस बात को भी ध्यान दिया था, फ्रेंडलिक इक्वेशन जो थी वो निम्न दाब पर किसी नियम से विचलित हो जाती थी, उच्च दाब पर भी विचलित हो जाती थी। अगर फ्रेंडलिक इक्वेशन पूर्ण रूप से पालन होता था तो मध्यम दाब पर। इसका मतलब फ्रेंडलिक का जो समीकरण है वो अधिशोषण की थ्योरी पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता है। तो अभी क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर फ्रेंडलिक इक्वेशन पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है या पूर्ण रूप से घटनाओं को नहीं बता पाता है। तो वो जानते हो इस घटना को क्या कहते हैं? कहते हैं फ्रेंडलिक समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन भी कह देते हैं इसकी, कि आखिर कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर फ्रेंडलिक इक्वेशन लागू नहीं होने वाला है। तो देखो मैंने कुछ परिस्थितियां लिख रखी हैं। पहली परिस्थिति यह कहता है यह नियम उच्च दाब पर लागू नहीं होता। फ्रेंडलिक इक्वेशन के आधार पर हमको ये बात पता थी कि आप जैसे ही किसी गैस के दाब को बढ़ाओगे गैस पर अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन बेटा हम इस बात को भी देख रहे थे कि जब हमने दाब को बहुत हाई कर दिया, उच्च कर दिया, गैस का दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ नहीं रही थी, इसलिए आपने P की पावर 0 लिख रखी थी लास्ट में। एक तो हाई प्रेशर पर फ्रेंडलिक इक्वेशन पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। दूसरा कहता है यह अवधारणा पूर्ण रूप से सिद्धांतों का पालन नहीं करती। सिद्धांतों का पालन ऐसा नहीं करती, ना तो निम्न दाब पर सिद्धांतों का पूरा पालन करती है, ना ही उच्च दाब पर, और सिद्धांतों का पालन करती भी है तो बस मध्यम दाब पर करती है। तो कहता है पूर्ण रूप से सिद्धांत तो इससे पालन होते नहीं भाई। अगला नंबर एक और लिखा है, कहता है यह केवल एकल परतीय या एक परतीय अधिशोषण की विवेचना करती है। एक परतीय अधिशोषण जानते हो, जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ की सिंगल लेयर बन जाती है। केवल उन गुणों की तो व्याख्या कर सकती है। डबल लेयर वाली परत के ऊपर परत अगर बनने लगे तो इस प्रकार के अधिशोषण की व्याख्या हम इस फ्रेंडलिक इक्वेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अभी एक और नंबर इसमें लिखा है, कहता है इसके द्वारा पृष्ठ तनाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब कहेगा सर जी हम पढ़ रहे थे अधिशोषण, आप पढ़ाने लगे पृष्ठ तनाव। तो बेटा अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो इस बात को जानोगे पृष्ठ तनाव भी किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली ही घटना है और अधिशोषण भी किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली ही घटना है। अगर दोनों घटनाएं सतह पर हो रही हैं तो अधिशोषण से पृष्ठ तनाव की भी व्याख्या हो जानी चाहिए थी, लेकिन अधिशोषण के सिद्धांत से पृष्ठ तनाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अच्छा, मैं क्यों सोच रहा था कि अधिशोषण के सिद्धांत से पृष्ठ तनाव की व्याख्या हो जानी चाहिए? क्योंकि दोनों ही घटनाएं कहां पर होती हैं? सतह पर। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है अधिशोषण भी सतह पर है, पृष्ठ तनाव भी सतह पर है, तो शायद ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेशन रखती हों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अगला नंबर लिखता है, कहता है एन व के पूर्ण रूप से स्थिरांक नहीं है। अब कहता है पूर्ण रूप से स्थिरांक नहीं है। भैया पूर्ण रूप से तो स्थिरांक उनको कहते हैं जिनके मान फिर दोबारा कभी परिवर्तित ना हो। अगर इनके मान परिवर्तित हो गए तो फिर ये पूर्ण स्थिरांक तो हो ही नहीं सकते हैं। अब आपने खुद इस बात को देखा, देखो एन पे के मान पर अगर चलें तो एन का मान तो आपने लिख रखा था कि भैया ये चेंज होगा और एन का मान 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो एन का मान तो पहले से चेंज हो जाता है। हाँ, के का भी मान चेंज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें। तो मैंने लिख भी रखा है इस बात को, इसके मान परिवर्तित होते हैं ताप के साथ। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर देते तो के का मान भी बदल जाता। लेकिन अच्छाई इस बात की है कि हमने समतापी प्रक्रम को पढ़ा था। टेम्परेचर के चेंज होने पर के का मान तो बदल ही जाता, एन का मान तो पहले भी बदल जाता। एक तो ये गड़बड़ी है इस नियम में कि एन और के जो है वो पूर्ण रूप से स्थिरांक नहीं है। तो भैया ये हो गई लिमिटेशन। और क्या है कि 5 लिमिटेशन है, आपको कम से कम 3 लिमिटेशन तो तैयारी रखनी है। 5 रख सकते हो, ज्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। इसके अलावा एक हेडिंग को आज पढ़ेंगे या एक नई घटना को पढ़ेंगे। घटना थोड़ी सी अलग है, बहुत ज्यादा अलग भी नहीं इसको कहेंगे। देखो क्या है, कहता है विलयन प्रावस्था से अधिशोषण, या इसको कहते हैं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। अब बेटा इस घटना को पढ़ेंगे, कहोगे सर ये अधिशोषण तो बहुत सारा पढ़ा चुके हो। बेटा अधिशोषण पढ़ाया गया है, लेकिन अधिशोषण की ये भी घटना जो है वो आपको समझ में आएगी कि ये भी एक अलग चीज है। तो देखो इस बार अधिशोषण हम कब पढ़ेंगे? 2 चीजें तो सबसे पहले बच्चे को तैयार होनी चाहिए।
एक तो जो घटना अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें अधिशोषक का कार्य एक ठोस पदार्थ करता है। एक तो ये ध्यान रखना है, अभी तक क्या अधिशोषण जब हम पढ़ रहे थे तो अधिशोषक ठोस से भी हो जाता था, अधिशोषक द्रव पदार्थ भी होता था। लेकिन आज जो हम घटना पढ़ेंगे इसमें अधिशोषक का कार्य केवल और केवल एक पदार्थ कर सकता है जो ठोस अवस्था में है। दूसरा, थोड़ा सा एक बात और याद रखेंगे, कोई पूछेगा सर जी अधिशोषक का तो आपने पूरा इतिहास बता दिया, अधिशोष्य के बारे में भी बता देते क्या? तो बेटा अधिशोष्य के बारे में एक बात और याद रखो, अधिशोष्य का कार्य करेंगे विलयन में उपस्थित विलेय के छोटे छोटे कण, विलेय के छोटे छोटे कण। तो इस घटना को पढ़ने से पहले बेटा ये दो बातें जो हैं वो आपको पूरी तरह से आनी चाहिए भैया। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, पहले तो इसको देख लेंगे, अधिशोषक कौन सी अवस्था में रहेगा? ठोस। अधिशोष्य पदार्थ किस अवस्था में रहेगा? अवस्था की तो बात छोड़ो, अधिशोष्य एक विलयन होगा। विलयन जानते हो ना? अब ये मत कह देना कि सर जी विलयन तो जानते ही नहीं। विलयन होता है विलेय और विलायक पदार्थ का समांगी मिश्रण। तो उसमें से जो अधिशोष्य का कार्य करेगा वो विलयन में उपस्थित विलेय के छोटे छोटे कण। तो आप ये दो घटनाएं, तो सबसे पहले ये दो बातें जान जाओगे। अब देखो इसकी घटना को बेटा अब हम एक काम करेंगे, इधर की ओर पढ़ेंगे देखो, लेकिन उससे भी पहले ध्यान से देखो, हमारी बात सुनो, और इसके बाद परिभाषा जो लिखने का नंबर आएगा भैया वो तो 1 मिनट में लिख के रख देंगे हम लोग। देखो क्या घटना सुननी है हमारे पास। सबसे पहले इधर बना लेते हैं, इस साइड पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बेटा ये मेरे पास एक पात्र है, बर्तन है, और इस बर्तन में मैंने भर रखा है एसीटिक एसिड का जलीय विलयन। देखो इस जगह पर यह बात बताना जरूरी है कि जो भी आपने सब्सटेंस को यहां भर रखा है वो सब्सटेंस है एसीटिक एसिड का जलीय विलयन। देखो एसीटिक एसिड को भरना बात अलग है और एसीटिक एसिड का जलीय विलयन भरना बात अलग है। एसीटिक एसिड को भरते तो 100% प्योर एसीटिक एसिड होता। जलीय विलयन का मतलब है एसीटिक एसिड को सबसे पहले कहां पर घोला गया? जल में घोला गया, और उसके बाद हमने इस पात्र पर भरा। अब बेटा जानते हो, अब इस पर हम डाल देंगे चारकोल। बेटा सभी इस बात को पहले से जानते हैं, चारकोल एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड स्टेट में पाया जाने वाला कंपाउंड है। अच्छा, क्योंकि चारकोल ठोस है तो ये चारकोल कार्य करेगा अधिशोषक का। देखो मैंने वहां लिखा भी है कि अधिशोषक का कार्य कौन करेगा? ठोस पदार्थ। अच्छा, इस ठोस पदार्थ को आपने एक घोल में डाला है, विलयन में डाला है ना। विलयन में एसीटिक एसिड का अगर जलीय विलयन है, क्या कोई ये बता सकता है विलेय का कार्य कौन करेगा, विलायक का कार्य कौन करेगा? विलेय का कार्य करेगा एसीटिक एसिड का मॉलिक्यूल और विलायक का कार्य करेगा जल का मॉलिक्यूल। तो देखो इस बार भी घटना जो है वो ठोस पदार्थ और विलयन के मध्य हो रही है। तो जानते हो चारकोल को जब डाला जाता है एसीटिक एसिड के जलीय विलयन में तो चारकोल बाकी सबको छोड़ देता है, केवल एसीटिक एसिड के छोटे छोटे अणुओं को अपनी सतह पर क्या करने लगता है? चिपकाने लगता है। मैं क्या देखता हूं, वो जल के अणुओं को तो बिल्कुल भी नहीं छूता, या जल के अणुओं से कोई मतलब ही नहीं रख रहा है। वो केवल एसीटिक एसिड के अणुओं को अपनी सतह पर लगातार क्या करता रहता है? चिपकाता रहता है। अर्थात विलयन में पाए जाने वाले विलेय पदार्थ के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है, विलायक से कोई भी मतलब नहीं रखता। अब देखो यहां से तुम लोगों के मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा, भैया हमारे मन में तो बहुत पहले आ गया था, देखते हैं आप लोग आंसर ना दे पाओगे तो हम देंगे। देखो सोचने वाली बात है थोड़ी देर के लिए, जब एसीटिक एसिड का जलीय विलयन प्रारंभ में लिया गया तो हमने 10 ग्राम एसीटिक एसिड को 100 ग्राम विलयन में घोल रखा था। 100 ग्राम विलयन में जानते हो 90 ग्राम होगा जल
और 10 ग्राम होगा एसिटिक एसिड, तब टोटल विलयन कितने ग्राम बना है? इस 100 ग्राम, 10/100 का मतलब जानते हो? विलेय पदार्थ तथा एसिटिक एसिड की मात्रा 10 ग्राम थी। टोटल विलयन 100 ग्राम का मतलब है 10 ग्राम तो एसिटिक एसिड था और बाकी का ग्राम क्या था? जल, 90 ग्राम। अगर आपने चारकोल के टुकड़े को यहां पर डाल दिया तो चारकोल ने अब केवल और किसका अधिशोषण किया है? एसिटिक एसिड का। क्या जल के अणुओं को अपनी सतह पर चिपकाया है? तो अगर सोचने वाली बात है, अगर जल के अणुओं को अपनी सतह पर नहीं चिपकाया है, केवल एसिटिक एसिड को चिपकाता रहा है, तो जब अधिशोषित कर चुका होगा ये, क्या विलयन में एसिटिक एसिड अभी भी 10 ग्राम होगा कि विलयन में एसिटिक एसिड की मात्रा 10 ग्राम से कम हो गई होगी? तो भैया आप कहोगे सर जी क्योंकि अधिशोषक ने तो केवल एसिटिक एसिड को अपनी सतह पर चिपकाया था। तो जब एसिटिक एसिड का पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपक जाएगा तो विलयन में एसिटिक एसिड की मात्रा कैसी हो जाएगी? कम। इस घटना को ही बेटा कहते हैं विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ऐसे रिपीट कर देते हैं कैसे? एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल को डालने पर चारकोल एक ऐसा अधिशोषक का कार्य करता है कि वह केवल एसिटिक एसिड के अणुओं को अपनी सतह पर क्या करता है? चिपकाता है। और एसिटिक एसिड के केवल अणुओं को चिपकाता है, इसलिए विलयन में एसिटिक अम्ल की मात्रा कैसी हो जाती है? कम। क्योंकि मैं क्या सोचता हूं 10 ग्राम एसिटिक एसिड अभी जल में घुला था, अगर 5 ग्राम भी अगर एसिटिक एसिड की अमाउंट अगर सरफेस पर चिपक गई होगी अधिशोषक की, तो विलयन में केवल कितने ग्राम बचा होगा? 5 ग्राम। भाई 5 ग्राम जो था वो तो चिपक गया अधिशोषक की सतह पर, तो विलयन में केवल कितने ग्राम बचा? 5 ग्राम। इससे विलयन में एसिटिक एसिड की सांद्रता भी क्या हो जाती है? घट जाया करती है। तो इस घटना को पढ़ने के लिए भैया ये एग्जाम्पल एक जरूरी था। वैसे एग्जाम्पल एक और जरूरी है, लेकिन पहले मैं क्या सोचता हूं इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसके बाद एग्जाम्पल 2-3 और देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इस बात को। क्या लिखते हैं? देखो सबसे पहले परिभाषा में तो वही बातें जो हम लोगों को पता है। जब किसी जो हम यहां पर अगर कोई भी गलत बात लिख दें, गलत का मतलब जो तुमको समझाया गया है तो बताना हमको, ठीक है? उसको चेंज कर लिया जाएगा। तो मैंने लिखा है जब किसी ठोस अधिशोषक को, हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है कि अधिशोषक कौन सी अवस्था पे था? ठोस अवस्था में। जब किसी ठोस अधिशोषक पदार्थ को किसी विलयन में डुबाया जाता है, हाँ ये वाली भी बात सही है कि इस बार हमने ठोस अधिशोषक पदार्थ चारकोल था, उसको हमने एसिटिक एसिड के विलयन में डुबाया था। किसी विलयन में डुबाया जाता है, विलयन में डुबाया जाता है, तो क्या देखो ऐसा लिख लेना चाहिए क्या? तो यह ठोस अधिशोषक विलयन में उपस्थित, मैं भूल गया, विलेय के कणों को अधिशोषित करता है कि विलायक के कणों को अधिशोषित करता है? विलेय के कणों को। अरे यार ये तो लिख लेते हैं। तो फिर इसको डुबाया जाता है तो यह ठोस अधिशोषक, यह ठोस अधिशोषक विलयन में उपस्थित, यह ठोस अधिशोषक विलयन में उपस्थित केवल विलेय के कणों को, अब भी ना पहचान पाओ तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने देखो यह भी लिख दिया कि केवल विलेय के कणों को अपनी सतह पर चिपकाता है। केवल विलेय के कणों को अपनी सतह पर, बेटा सतह लिख लो या पृष्ठ, अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। अधिशोषित करता है। अधिशोषित करता है। बेटा देखो इस एग्जाम्पल को हटाएंगे। अधिशोषित करता है।
इस घटना को, या ऐसा भी ना लिख सकते तो ऐसा लिख दे प्रक्रम को। तो चाहे आप घटना लिख देते और चाहे आप लिख देते प्रक्रम को। विलयन प्रावस्था से अधिशोषण कहते हैं, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण कहते हैं। तो बेटा इस बात को हम समझे कि विलयन प्रावस्था से अधिशोषण होता क्या है। एक तो भैया अधिशोष से पदार्थ ठोस अवस्था में, दूसरा उसको किसी न किसी पदार्थ के घोल में डाला जाएगा, विलयन में डाला जाएगा, और विलयन के वो सारे कणों को अधिशोषित नहीं करेगा, केवल उन कणों को अधिशोषित करेगा जिनका नाम है विलेय। और जैसे जैसे वो विलेय से के कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित करता रहेगा, घोल में विलेय के कणों की संख्या में आ जाएगी कमी। और या इस कमी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि विलयन की सांद्रता में क्या आ गई है, कमी। आप ऐसे ही बोल सकते हो, या तो कहते हो विलेय के कण अगर चिपक गए अधिशोषक पर तो घोल में हो गए विलेय के कण कम। या तो आप इस शब्द को समझाते घूमो, या तो एक शब्द सीधे आप बोल दो कि ऐसी कंडीशन पर विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक दो एग्जाम्पल इसके लिखते हैं और उस एग्जाम्पल को पहचानने की कोशिश करो। जो भी एग्जाम्पल आपको समझने में ना आए उसको बताओ भैया हमें। देखो पहली बात तो चारकोल को एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सीधे लिख देते हैं के विलयन में डालने पर चारकोल विलयन से एसिटिक एसिड को अधिशोषित कर लेता है। विलयन से एसिटिक एसिड को अधिशोषित कर लेता है। एक तो बेटा ये बात याद रखोगे एग्जाम्पल में। मैं क्या सोचता हूं, इसका एग्जाम्पल एक और करवा दिया जाए। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये नया एग्जाम्पल है और खतरनाक भी है। चारकोल को लिटमस विलयन में डाले जाने पर लिटमस विलयन का रंग समाप्त हो जाता है। अब देखो इस एग्जाम्पल को पहले तो समझते हैं। क्या देखो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि लिटमस विलयन का अर्थ क्या है। तुमने क्लास 10th पर एक घटना को पढ़ रखा था जिसका नाम था सूचक। सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते थे जो अम्ल और क्षार में अलग अलग प्रकार के कलर प्रोड्यूस करते हुए अम्ल और क्षार की पहचान करते थे। उसमें से बेटा एक सूचक था लिटमस भी। अब लिटमस दो प्रकार का आता है, एक लिटमस का पेपर भी आता है और एक लिटमस का विलयन भी आता है। और ये लिटमस का पेपर हो या विलयन, ये दो रंगों में आता है, एक नीले रंग का जो अम्ल की पहचान करता है और एक लाल रंग का जो क्षार की पहचान करता है। अच्छा होता क्या, मैं और भी देखो थोड़ा सा डिटेल कर दूं तो लिटमस सॉल्यूशन कितने कलर का होता है, नीले और लाल दो रंग का होता है। अम्ल की पहचान कौन सा करता है, नीले रंग वाला, और क्षार की पहचान करता है लाल रंग वाला।
अब क्षार की पहचान देखो कैसे करनी होगी। हमारे पास एक लिटमस सॉल्यूशन लाल रंग का भरा हुआ रखा है, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से क्षार को डालेंगे। अगर क्षार डालेंगे तो क्षार के डालते हुए ये लाल लिटमस जो होता है वो नीले रंग में चेंज हो जाएगा। हम कह देंगे भैया हमने क्षार को डाला इसमें। और जस्ट अपोजिट नेचर होता है दूसरे लिटमस के साथ, क्योंकि लिटमस हमारा आर्टिकल नहीं है, हमारा आर्टिकल तो अधिशोषण है, इस पर बात करेंगे। तो लिटमस विलयन पर कलर होता है या तो नीला या तो लाल। आप जानते हो या नीले या लाल कलर के उस घोल में अगर आप चारकोल को डाल देते हो तो चारकोल करता क्या है, केवल नीले और लाल रंग के पार्टिकल को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। अब बस इतना सोचने वाली बात है, थोड़े से आंसर भी देने चाहिए तुम लोगों को। अगर विलयन से नीले या लाल पार्टिकल को अपनी सतह पर चिपका रहा है तो विलयन में अभी भी रंग की सांद्रता उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। रंग की सांद्रता कम का मतलब रंग होने लगेगा फीका, और अधिशोषण जब पूरी तरह से हो जाएगा अर्थात नीले और लाल लिटमस विलयन से रंग के कणों को पूरी तरीके से अपनी सतह पर चिपका लेगा चारकोल, तो बेटा लिटमस का जो कलर नीला या लाल था वो रंग पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, रंगहीन। तो इस बात को ध्यान रखने वाला लायक है। लिटमस सॉल्यूशन पर आप जैसे ही चारकोल को डालते हो, चारकोल लिटमस सॉल्यूशन से कलर पार्टिकल को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। जिससे सारे के सारे कलर पार्टिकल तो चिपक गए लिटमस की सतह पर। अब घोल में तो कोई कलर पार्टिकल बचा ही नहीं, और जब घोल पर कोई भी कलर पार्टिकल नहीं बचा है तो अब आप इस बात को समझ जाइए कि घोल हो गया रंगहीन। एक ये घटना है, देखो मैंने लिख भी रखा है, चारकोल को लिटमस के विलयन में डाले जाने पर लिटमस विलयन का रंग क्या हो जाता है, समाप्त। हाँ ऐसा भी लिख सकते थे कि रंगहीन हो जाता है। बेटा एक एग्जाम्पल और इस पे लिखेंगे, वैसे तो दो लिखते हैं लेकिन एक एग्जाम्पल और लिख देंगे क्योंकि जगह भी है। देखो कैसा, जानतव्य चारकोल। जानतव्य चारकोल जानते हो ना, जंतुओं से प्राप्त चारकोल, जीव जंतुओं के हड्डियों से प्राप्त जो चारकोल होता है उसको जानतव्य चारकोल कहते हैं। जानतव्य चारकोल को गन्ने के रस में अब यार ये मत कह देना कोई आके कि अब गन्ने का रस सर जी हम जानते नहीं, इसको डिटेल में बता दो। हाँ ये ऐसा कहने चले आओ, गन्ने का रस जानते हो ना, हाँ ठीक है। गन्ने के रस में डालने पर, वैसे गन्ने के रस का रंग कैसा होता है, गहरा भूरा ना, ठीक है। डालने पर गन्ने के रस का गहरा भूरा रंग समाप्त हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर हमारे पास जानतव्य चारकोल है, जीव जंतुओं की हड्डियों से बना चारकोल है, अगर उस चारकोल को आप गन्ने के रस में डाल दोगे, आपके घर में भी तो गन्ने का रस होता है, अगर आपके पास एनिमल चारकोल हुआ और आप कभी भी आप इस बात को एक्सपेरिमेंट में ला पाए तो आपको कुछ नहीं करना है, गन्ने का रस ले लेना है जो गहरे भूरे रंग का गंदा सा लगता होगा तुमको देखने में, उसमें जैसे ही जानतव्य चारकोल डालोगे धीरे धीरे क्या होगा, गन्ने के रस में जितने भी इम्प्योरिटी के पार्टिकल हैं, जो कलर पार्टिकल हैं, वो सारे के सारे कलर पार्टिकल धीरे धीरे चारकोल की सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और कुछ ही देर बाद देखो कि गन्ने का रस बिल्कुल पानी के जैसा हुआ भरा दिखाई देगा तुमको, कोई भी कलर उसमें नहीं होगा, मिठास होगी लेकिन अब कलर कोई भी उसमें नहीं होगा, तभी तो उससे इतनी साफ चीनी बनकर तैयार होती है। तो इस अधिशोषण के थ्रू हम गन्ने के रस के कलर को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो बेटा ये 3 एग्जाम्पल हैं जो विलयन प्रावस्था से अधिशोषण को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको नोट करो, इन प्रैक्टिकल से जो चीजें हमको समझ में आई हैं हम उन चीजों को पहले लिखते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर डालो। प्रेक्षण का नाम सुना इसके पहले, पढ़ाए हो, प्रेक्षण नहीं जानते हो, अच्छा प्रेक्षण का नाम नहीं भी जानते हो तो परेशानी नहीं है। देखो मैं
कुछ ऐसी बात बताता हूं, आप जब प्रैक्टिकल फाइल लिखते हो आपने 2-3 कॉलम बना रखे होते हैं। पहला तो क्रम संख्या का, कौन सा एक्सपेरिमेंट, पहले नंबर का एक्सपेरिमेंट, दूसरे नंबर का। दूसरा लिखा होता है प्रयोग। प्रयोग में आप चीजों को, घटनाओं को करते हो। फिर अगली हेडिंग होती है प्रेक्षण। प्रेक्षण में आप उस घटना को समझते हो कि आखिर जब हमने इस घटना को देखा तो हमने क्या क्या चीजें रीड की, इसमें क्या चीजें समझी इस घटना के दौरान। और फिर लास्ट में होता है रिजल्ट। रिजल्ट में आप इस बात को लिख करके आते हो कि भैया इसका टोटल रिजल्ट ये है। जैसे मैं कभी कभी बताता हूं, देखो क्या, एक कार्बोनेट आयन का परीक्षण होता है जो मुझे याद है। देखो कैसे करते हैं। कार्बोनेट आयन का परीक्षण करने के लिए कार्बनिक यौगिक में अम्ल को मिला देते हैं। ये हो गया प्रयोग। प्रयोग आपने क्या किया, कार्बोनेट कंपाउंड लिया, उसमें किसको मिला दिया, अम्ल को। ये प्रयोग हो गया। अब प्रयोग के बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि उससे बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये चीज आप समझ रहे हो, ये हो गया ऑब्जर्वेशन, जिसको क्या कहते हैं, प्रेक्षण। तो प्रेक्षण के दौरान आप चीजों को क्या करते हो, समझते हो, और फिर आप रिजल्ट भी इसका निकालते हो। पक्का ये गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपने रिजल्ट निकाल दिया। तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, प्रेक्षण समझे जाते हैं, और लास्ट में रिजल्ट को दिया जाता है। जैसे आपका बोर्ड परीक्षा होगा या हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा दी भी होगी आपने एक्सपेरिमेंट लिखा था, फिर एक एग्जामिनर आया था जिसने कॉपी को चेक किया होगा, उसने प्रेक्षण किया, आपकी कॉपी को ऑब्जर्व किया और रिजल्ट फिर लिखा उसने आपकी कॉपी पर। तो प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, समझना। तो बात आएगी आखिर ये जो घटनाएं देख रहे थे, इन घटनाओं से हम समझते क्या क्या चीजें हैं। तो भैया 2-4 चीजें हैं जो समझ पाए, इससे ज्यादा चीजें समझ भी नहीं पाए। तो क्या प्रेक्षण अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? प्रेक्षण का मतलब किसी घटना को देखकर हम उस घटना के विषय में क्या क्या चीजें जान पाए हैं, इसी घटना को तो कहते हैं, इसी चीज को तो कहते हैं प्रेक्षण। तो अब मैं देखता हूं कि आपने आखिर प्रेक्षण में क्या क्या चीजें आज तक समझी हैं। कुछ बातें देखो यहां लिखेंगे। अच्छा, प्रेक्षण में क्या इस बात को समझ पाए हो कि अभी तक आपने जब भी प्रेशर को बढ़ाया है, दाब को बढ़ाया है, अधिशोषण बढ़ा है कि घटा है? कहोगे हमने तो आज तक कभी नहीं देखा है। आपने जब भी कभी किसी पदार्थ पर प्रेशर को क्या किया है, बढ़ाया है, आपने इस बात को ध्यान दिया है कि अधिशोषण शुरुआत में क्या हो गया है, बढ़ गया है। ऐसा तो फ्रेंडलिक इक्वेशन भी कह रही थी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमने अधिशोषण से ये देखा है कि दाब क्या करने पर, बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। पहला तो ऑब्जर्वेशन हमने अभी तक ये देखा कि भैया अगर आप दाब बढ़ा देते हो तो ऐसी सिचुएशन पर अब आप इस बात को भी देखते हो कि अधिशोषण की मात्रा बढ़ गई है। एक ऑब्जर्वेशन और लिखेंगे, आधा, और बाकी का आधा देखो आप लोग कंप्लीट करवाओगे क्या? अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतह का क्षेत्रफल बेटा बढ़ने पर तो ऐसे लिख देते हैं, समझ पाए? अच्छा, क्या कहता है, अधिशोषक की अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अधिशोषक की सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि कर देने पर अधिशोषण कम होता है कि अधिक होता है? अधिक होता है। जितनी ज्यादा सतह उतना ही ज्यादा अधिशोषण। क्षेत्रफल, अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषक की मात्रा भी बढ़ जाती है।
और अंतिम नंबर जो भैया मैं अभी तक एक चीज केवल और समझ पाया हूं उसको भी मैं लिख देता हूं। देखो क्या समझा है मैंने। अधिशोषण की मात्रा अधिशोष्य एवं अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। तो बस ये भैया 3 बातें मुझे पता है जो मैं अभी तक जान पाया हूं। पहली चीज तो अगर आप किसी भी अधिशोषण में अगर आप दाब के अमाउंट को बढ़ा देते हो तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा फ्रेंडली इक्वेशन के थ्रू अभी हमें पता था कि प्रेशर बढ़ाओगे और प्रेशर बढ़ाने से अधिशोषण कैसा होगा, ज्यादा। हालांकि फिर एक समय ऐसा आ गया कि प्रेशर आप बढ़ाते ही रह गए और अधिशोषण फिर उस दौरान फिर बढ़ा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बात जरूर पता था कि अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। आगे लिखा हुआ अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा भैया उतना ही ज्यादा अधिशोषक कार्य करेगा। और तभी तो अधिशोषक की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए लोग दवाएं जो लेते हैं वो पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं, या दवाएं सिरप के रूप में ले लेते हैं, या दवाएं इंजेक्शन के रूप में ले लेते हैं, ताकि इंजेक्शन, सिरप और पाउडर के फॉर्म में अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल सबसे होता है ज्यादा और तभी अधिशोषण भी ज्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट नंबर पे और भी बात करेंगे। देखो क्या है, कहता है अधिशोषक की मात्रा अधिशोष एवं अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। भैया अधिशोषक और अधिशोष की प्रकृति का निर्भर करती है, इसका मतलब है कम से कम अधिशोष का पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपक कर बॉन्ड तो बनाता हो। अगर अधिशोषक और अधिशोष एक दूसरे के पास जाकर बॉन्ड बनाते ही नहीं होंगे तो फिर अधिशोषण भी होने वाला नहीं। पार्टिकल जाएगा, टकराएगा, अधिशोषक तो देखो ऐसे होगा। मैं बताता हूं, देखो यहां चित्र बना दें। ये बेटा मेरे पास है अधिशोषक, देखो लिखे देते हैं अधिशोषक, और बेटा ये है अधिशोष के पार्टिकल। अगर अधिशोष के पार्टिकल और अधिशोषक के मध्य बॉन्ड नहीं बन सकता तो ये पार्टिकल सतह पर जाएगा भी और सतह पर जाकर टकरा कर वापस लौट आएगा। अगर सतह पर टकरा कर केवल लौट आएगा तो क्या आप इस बात को कहोगे कि ये पदार्थ द्रव की, ये पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अभी भी चिपका हुआ है? तो भैया ये सतह पर कब चिपकेगा? जब ये सतह पर पार्टिकल जाए और सतह के साथ ये अपना एक क्या बना ले, बॉन्ड। और जब बॉन्ड बनेगा तभी पार्टिकल चिपकेगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही देर तक पार्टिकल चिपका रहेगा, जितना कमजोर बॉन्ड बनेगा उतनी ही जल्दी पार्टिकल छूट जाएगा। और बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो पार्टिकल जाएगा, टकराएगा, लौट आएगा। भैया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो, हवा के ना जाने कितने पार्टिकल इस बोर्ड से टकराते होंगे, लेकिन हवा के बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो इस बोर्ड की सतह के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, तो आते हैं, टकराते हैं, लौट जाते हैं। केवल वही पार्टिकल इस द्रव, इस पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होंगे जो पदार्थ के कण इसकी सतह पर क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। चौक का पार्टिकल बना पा रहा है बॉन्ड, इसलिए चौक का पार्टिकल चिपक रहा है। हवा का पार्टिकल आता होगा, टकराता होगा, निकल जाता होगा, इस पे चिपकेगा ही नहीं। बहुत जगह पर तो कॉपी का पेज भी इतना चिकना होता है कि नॉर्मल पेन से आप डॉट पेन से लिखते हो, कॉपी पर लिखता ही नहीं कुछ। फिर ऐसी कंडीशन पर आप कौन सा पेन लेके आते हो, जेल पेन। तो जानते हो इस बार डॉट पेन के पार्टिकल्स, इंक के पार्टिकल और अधिशोषक के बीच बॉन्ड बन ही नहीं रहा, पार्टिकल चिपकता ही नहीं वहां पे। जेल पेन का जैसे यूज करते हो अब पार्टिकल चिपकने लगे। तो भैया इस सारी बातों को समझने के बाद अब कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे, अर्थात कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में अधिशोषण कहां कहां देखने को मिलता है। तो दैनिक जीवन में अगर अधिशोषण को देखें तो भैया कुछ घटनाएं मेरे पास हैं जिनको वैसे तो करना क्या है, तुम लोगों को केवल समझना है, लेकिन ऐसा है कि अगर हम लिखाएंगे नहीं तो क्या है कि इस समय के साथ सारी घटनाएं भूल जाओगे और जब एग्जाम में आएगा तो बढ़िया ढंग से बैठ के कहोगे एक बार कुछ बता रहे थे सर,
अब क्या बता रहे थे ये तो फिर देखने पर पता चलेगा। इसलिए भैया अधिशोषक की घटना जो दैनिक जीवन में अप्लाई होती है, कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं। तो देखो यहां लिखते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, अधिशोषण के अनुप्रयोग और बेटा अगर अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़े या एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो भैया पहला ही है मास्क में। भैया मास्क में सबसे पहले लिख देता हूं। हाँ, ये 2 सालों में अच्छे ढंग से मास्क लगवा दिया है। अब देखो मास्क का तो पहले इसके फीचर सुन लो क्या है। जानते हो कोयले की खानों पर जो भी व्यक्ति काम करते हैं बेटा, उनके लिए 2 गैसें बहुत घातक हैं। कहोगे सर जी कौन कौन सी गैसें बहुत घातक हैं? एक तो बेटा मीथेन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, हालांकि एक और गैस है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति कोयले की खान में अंदर काम कर रहा है तो उसके चारों ओर इन गैसों की सांद्रता या मात्रा अधिक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब वो श्वसन क्रिया करता है, ये गैसें उसके शरीर के कहां चली जाती हैं? अंदर, और अंदर जाके इंटरनल पार्ट को बहुत सारा डैमेज पहुंचाते हैं। तो वहां काम करने वाले व्यक्ति करते क्या हैं? अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेते हैं। उस मास्क में एक परत लगी रहती है एक्टिव चारकोल की, सक्रिय चारकोल की। अब सक्रिय चारकोल की विशेषता जानते हो क्या होता है? सक्रिय चारकोल इन गैसों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है, या दूसरे वैज्ञानिक शब्दों में कहें अधिशोषित कर लेता है, और केवल ऑक्सीजन गैस को कहां जाने देता है? अंदर। तो मास्क का प्रयोग समझ गए कि मास्क भी अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और भैया हम लोग तो जानते हो फिर उसी मास्क को 20-25 बार धुलते हैं और फिर लगातार उसी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या है, अपने लोगों के यहाँ ज्यादातर तो आदमी इसलिए मास्क पहन रहा है, वो चालान से बचना चाहता है, वो अपनी सुरक्षा चाहता ही नहीं। कहता सुरक्षा तो हम देख लेंगे बाद में, पहले ये ध्यान दो कि आगे चेकिंग तो नहीं लगी है मास्क की, और चेकिंग लगी हो तो 20 बार धुला हुआ मास्क 21वीं बार फिर लगा लिया जाएगा एक बार। भैया अच्छे मास्क जो होते हैं उन पे चारकोल की लेयर लगी होती है, और आपने साबुन से रगड़ के उस चारकोल की लेयर को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। और अभी भी आप बिल्कुल आनंद वही चाहते हो कि इन गैसों का अधिशोषित करें, भाई चारकोल भी तो होना चाहिए उसमें। तो ये वाली बात पहले तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, ये मास्क जो चारकोल युक्त होते हैं नॉर्मली हम लोगों को जरूरत नहीं है या कम जरूरत है इसकी। जरूरत किसको है? जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है। ज्यादा पॉल्यूशन पे फिर इन गैसों को अपनी सतह पर चारकोल क्या कर लेता है? चिपका लेता है, और अंदर केवल कौन सी गैस जाने देता है? ऑक्सीजन। तो मैं कोयले की खान वाली बात स्पेशली लिखूंगा। देखो मैं क्या लिखूंगा, कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूर सक्रिय चारकोल की परत युक्त मास्क लगाते हैं, जिससे वहां की हानिकारक गैसें, और बेटा बात आएगी कि हानिकारक गैसों में से कौन कौन सी गैस है, तो गैसों के नाम लिख दोगे, CH4, CO, CO2, चारकोल,
की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। एवं केवल O2 गैस श्वसन श्वसन ठीक है। ये सही है। में भाग लेती है, श्वसन में भाग लेती है। देखो इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर, आर्द्रता से बचाव। अच्छा, आर्द्रता से बचाओ या नमी से बचाओ या ह्यूमिडिटी से अगर आपको बचाव करना है तो करोगे क्या? देखो क्या होता है, अगर किसी भी स्थान पर नमी के आने का क्या हो खतरा, तो आप जानते हो किसी भी स्थान पर नमी के आने का खतरा रहता है, आप उस स्थान पर सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल के छोटे छोटे क्या रख देते हो, पैकेट। ये सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल क्या करता है, उस स्थान पर अगर नमी आ भी जाती है तो उस नमी को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है, और इलेक्ट्रिक उपकरणों को खराब होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। क्योंकि भाई नमी से अगर ज्यादातर कोई चीज खराब हो रही है तो इलेक्ट्रिक उपकरण, तभी आप जब भी कभी ऑनलाइन किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को मंगाओगे उसमें से सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल के कुछ पैकेट रखे होंगे, क्योंकि कंपनी भी जानती है अगर इसमें नमी आ गई तो ये बिजली का उपकरण जो है, इलेक्ट्रिक उपकरण जो है जल्दी खराब हो जाएगा। उसने पहले से सिलिका जेल रख रखे हैं कि अगर नमी आएगी भी तो सिलिका जेल उसको अपनी सतह पर क्या कर लेगा, चिपका लेगा, और इलेक्ट्रिक उपकरण खराब होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो आप कभी अब इलेक्ट्रिक उपकरण खरीद के लाना, अब यार इलेक्ट्रिक उपकरण ऐसा भी खरीद के ना लाना कि तार खरीद के ले आओ और कहो सर जी इसमें रखना होना चाहिए था। अरे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कोई भी लेके आना अच्छा ठीक ठाक। आप पंखे वगैरह लेके आओगे, आप फ्रिज वगैरह लेकर के आओगे, आप देखोगे अंदर जो है सिलिका जेल के कुछ पैकेट अंदर पड़े हुए हैं। तो देखो यहां मैं लिखे देता हूं आर्द्रता से कैसे बचाव किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नमी को समाप्त करने के लिए वैसे ये एग्जाम्पल एक बार हम लोग और भी पढ़ चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं, इसीलिए मैंने ज्यादा इसको डिटेल में नहीं रखा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नमी को समाप्त करने के लिए सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल का प्रयोग करते हैं। अरे तुम लोग ऐसा भी सोच सकते हो, कहीं स्थान पर पानी भरा हो, नमी ज्यादा हो, आप उस स्थान को सूखा करने के लिए उस पर क्या डाल देते हो, मिट्टी। सूखी मिट्टी पानी के कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेती है, चिपका लेती है, अधिशोषित कर लेती है, और इससे क्या होता है कि नमी क्या हो जाती है, समाप्त। सिलिका जेल जो है, अब कहोगे सर जी मिट्टी बिजली के उपकरणों के अंदर डाल दें भर के, तो ये गलत रहेगा। तो उसके लिए भैया सिलिका जेल वगैरह यूज में आते हैं। एक और भी चीज बेटा लिखेंगे यहाँ, केवल निर्वात लिखना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लिखें, उच्च निर्वात बनाने में अच्छा इसको देखो पढ़ते हैं,
निर्वात अगर ध्यान है, निर्वात में से दो शब्दों से बना है। निर का मतलब होता है जहां पर न हो, वात का मतलब होता है वायु। एक ऐसा एरिया अगर आपको बनाना हो जहां पर वायु की अनुपस्थिति रखी जाए, क्योंकि सर जी क्या ऐसा भी कोई एरिया होता है वायु की अनुपस्थिति? बेटा बहुत जगह पर आपने ऐसी बात को सुना होगा कि निर्वात में विद्युत विसर्जन कराया गया, या ये अभिक्रिया निर्वात में कराई जाती है जहां पर वायु की अनुपस्थिति में कराई जाती है। तो अगर बेटा आपको किसी कांच की ट्यूब या किसी भी ट्यूब के अंदर आपको निर्वात उत्पन्न करना है, तो देखो उसका थोड़ा सा चित्र मैं बना देता हूं, लेकिन क्या है कि बाकी सारी बातें समझनी ही पड़ेंगी। ये बेटा मेरे पास एक कांच की नली है, और उस कांच की नली पर मैंने यहां पर लगा रखा है एक निर्वात पंप, और मैं निर्वात पंप से जानता हूं क्या करूंगा कि इस कांच की नली के अंदर जितनी भी वायु है इस निर्वात पंप से इसको कहां खींच लेंगे? बाहर। लेकिन आपको भी ये बात बहुत ही जल्दी समझ लेनी चाहिए, कोई भी निर्वात पंप ट्यूब के अंदर से 100% वायु को बाहर नहीं कर सकता। वायु की कुछ ना कुछ मात्रा तो फिर भी अंदर रह जाएगी, अर्थात निर्वात उत्पन्न होगा, लेकिन 100% निर्वात उत्पन्न नहीं हो सकता। और हमें तो चाहिए उच्च निर्वात, बहुत ही अच्छा निर्वात, 100% निर्वात। तो आप जानते हो आपको क्या कर देना है? 100% निर्वात को उत्पन्न करने के लिए हमको यहां पर रख देना है चारकोल। और बेटा चारकोल जानते हो क्या करेगा? चारकोल अंदर भरी वायु के कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। पहले तो ज्यादातर वायु की मात्रा तो हम निर्वात पंप से निकाल देंगे, वैक्यूम पंप से, और जो अब वायु की थोड़ी बहुत मात्रा बची भी होगी, जो कुछ पार्टिकल बचे होंगे, वो पार्टिकल चारकोल अपनी सतह पर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। तो जो अब निर्वात यहां उत्पन्न हुआ है वो बहुत ही उच्च कोटि का है, या 100% प्योर निर्वात है, जिस पर वायु की मात्रा एक भी नहीं है। तो समझ जाओ। और मैं क्या पूछता हूं, क्या वैक्यूम पंप से, केवल वैक्यूम पंप से 100% अच्छा निर्वात बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वैक्यूम पंप अगर निर्वात बनाएगा भी तो कुछ ना कुछ वायु की मात्रा अंदर रह जाएगी, और उस वायु की मात्रा को भी खत्म किया जाएगा। अगर आपको खत्म करना है तो आप वहां पर क्या रख दोगे? चारकोल। तो देखो हम इस बात को यहां पर लिख लेते हैं, इसको मिटा दे, इसका तो कोई अर्थ है नहीं, और ना बना करके आना है तुमको। जो पता लगा बनाने के चक्कर में पड़ जाओ कि ये बना के आएंगे हम। देखो ऐसे लिखते हैं, निर्वात पंप से वायु को ट्यूब के बाहर निकालने के पश्चात चारकोल की सतह पर वायु का अधिशोषण करवाते हुए, वायु का अधिशोषण कराते हुए उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है। उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। एक और नंबर देखो जो अपने ही दैनिक जीवन में यूज में आने वाला है, व्याधियों के उपचार में। अभी कोई कह रहा होगा व्याधियों का अर्थ क्या है? व्याधियों का मतलब जानते हो? बीमारियों के उपचार में। कहेगा अरे बीमारियों के उपचार में भी अधिशोषण, हर चीज में अधिशोषण हो रहा है। अधिशोषण तो किसी घटना को छोड़ ही नहीं रहा है। सुनो देखो अधिशोषण को कैसे पहचानोगे, पहचान लो, शायद कभी काम आ जाए।
अब देखो इस बात को कैसे पढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले एक नॉर्मली एग्जाम्पल। कभी कभी आप खेल रहे थे और आपके हाथ पैर में कहीं पर चोट लग गई, और चोट लग जाने से जानते हो क्या होता है उस जगह पे, जैसे मैं क्या सोचता हूँ हाथ में चोट लग गई और चोट लगने से इस एरिया पर आ गई सूजन। जानते हो सूजन क्यों आ गई है? क्योंकि इस जगह पर जो शरीर के भाग का गंदा लिक्विड है, या ये जो चोट से डैमेज हो गया है पार्ट, इस डैमेज पार्ट पर जो सब्सटेंस होना चाहिए उसमें से आ गई है कुछ गड़बड़ी चोट लगने से, और वो लिक्विड तो अभी भी उसी के अंदर भरा है, क्योंकि वो लिक्विड इसी के अंदर जमने लगा है, उस जगह पर सूजन आ गई है। फिर आप जानते हो क्या कहते हो? कहते हो कि एक काम करो, उपचार करो इसको। तो बेटा जानते हो गांव के इलाज में क्या होता है, यहां पर शहद और चूने का क्या कर दिया जाता है? लेप। लेकिन आप जानते हो, आपको ये नहीं पता कि शहद चूने का जो लेप होता है ये एक अच्छा अधिशोषक होता है। ये अधिशोषक जैसे ही आप चोट पर लेपित करते हो, ये अंदर भरे गंदे लिक्विड को अपनी सतह पर क्या करना स्टार्ट कर देता है? निकालना, अधिशोषित, और आपके शरीर से उस गंदे लिक्विड को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है। और जब गंदे लिक्विड को आपकी स्किन से बाहर निकालकर अपनी सतह पर चिपका लेगा, तो गंदा लिक्विड आपके हाथ से कहां गया? बाहर, और चोट को आराम मिलने लगी धीरे धीरे। एक तो ये है। दूसरा क्या इससे समझ सकते हो? बेटा बहुत सारी दवाएं ऐसी बनाई जाती हैं, जैसे कुछ रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जिनका अटैक हमारे शरीर में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण भैया हम बीमार हो गए। तो फिर ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि वो दवाएं अधिशोषक का कार्य करती हैं, शरीर के अंदर गई और उन सारे हानिकारक बैक्टीरिया को अपनी सतह पर चिपका के उन्होंने क्या कर दिया? मार दिया बैक्टीरिया को। और जैसे बैक्टीरिया को मारा, उन्हीं के कारण तो रोग उत्पन्न हुआ था, और धीरे धीरे हम क्या हो गए? हमारा इलाज हो गया, सही हो गए। तो दवाएं भी अधिशोषण के सिद्धांत पर ही वह कार्य करती हैं। तो चोट लग जाए तो शहद चूना जो लगाया गया है ये एक प्रकार का अच्छा क्या है? अधिशोषक, जो शरीर में उपस्थित या शरीर के उस भाग में पाए जाने वाले हानिकारक लिक्विड को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका कर बाहर निकाल लेता है, और चोट से तुरंत रिलीफ दे देता है। तो लिखा दिया जाए इसको। अनेक दवाएं तो जानते हो ना, अनेक दवाएं हमारे शरीर में पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर अपनी सतह पर अधिशोषित कर उन्हें मार देती हैं। तो भैया बहुत सारी दवाएं भी ऐसी आती हैं जो बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरिया को अपनी सतह पर चिपकाकर उन्हें क्या कर देती हैं? मार देते हैं, जिससे बेटा आसानी से हम लोगों का क्या हो सकता है? इलाज। तो मैं ये नहीं जानता था कि व्याधियों के उपचार या रोगों के उपचार में भी अधिशोषण का सिद्धांत ही लागू होता है। जल्दी से इसको नोट करो। देखो अब एक बात सही सही बता डालो, क्या ये वाला नंबर हम लिखा दें? तो अगर ना लिखा है तो क्या बताओगे? सक्रिय चारकोल विलयन में डाले जाने पर विलयन से रंग के कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है, जिससे विलयन कैसा होता है? रंगहीन। लिख दें या छोड़ दें? तो लिख लोगे, आ जाएगा ना। तो एक तो ये हो गया विलयन से रंगों को क्या करने में? हटाने में। तो इसको लिख लोगे। अगला नंबर लिखते हैं उत्प्रेरण में।
तो उत्प्रेरण का हम लिखवा देते हैं, फिर इसको देखो पता भी कर ले तो उत्प्रेरण का अर्थ क्या है। ठोस अधिशोषक ठोस अधिशोषक द्रव या गैसों, ठोस अधिशोषक द्रव या गैसों को अपनी सतह पर चिपका लेता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो इससे भी एक बात समझो, क्लास 11th में एक नियम था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अकॉर्डिंग अगर कभी भी किसी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता ज्यादा होती थी, उसका वेग भी कैसा होता था, अधिक। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता था। जितनी ज्यादा अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक। अब होता क्या है, देखो जैसे मुझे किसी भी अभिक्रिया में से अभिक्रिया के वेग को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम अगर ठोस अधिशोषक को डाल दें द्रव की अभिक्रिया में या फिर गैसों की अभिक्रिया, तो जानते हो करता क्या है ठोस अधिशोषक, मैं मान लेता हूं द्रव की अभिक्रिया में मैंने डाल दिया है, तो ठोस अधिशोषक द्रव के कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है, जिससे द्रव की सतह पर अभिकारक के कणों की सांद्रता हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल सब पार्टिकल कहां गए हैं, उस ठोस की सतह पर। और क्योंकि ठोस की सतह पर सारे के सारे पार्टिकल चिपकने लगते हैं तो सांद्रता हो जाती है वहां ज्यादा, और जब सांद्रता हो जाती है ज्यादा अभिकारक की तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, और अभिक्रिया के वेग का बढ़ने की ही घटना को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण। तो इस बात को ध्यान रखना, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण प्रक्रिया को जान लेना जरूरी है। कहोगे उत्प्रेरण प्रक्रिया क्या होती है, बेटा बाकी घटना को पढ़ेंगे अभी अगली क्लास पर। एक और अक्रिय गैसों को पृथक करने में पहले मैं लिखा देता हूं, फिर इसको देखो बता देते हैं। सक्रिय चारकोल अक्रिय गैसों को भिन्न भिन्न ताप पर अधिशोषित कर उन्हें अपनी अधिशोषित कर उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है या पृथक कर देता है। अब देखो इस बात को तो भैया ढंग से ही समझना तभी आ पाएगा। अच्छा, आप सक्रिय चारकोल की सहायता से केवल अक्रिय गैसों को ये अलग कर सकते हो। कहोगे सर जी अक्रिय गैस कौन कौन सी है, तो अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और एक और पदार्थ है जीनॉन। कुछ लोगों ने ऐसा भी मान रखा है कि रेडॉन भी है। अरे कुछ क्या, सबने मान रखा है। रेडॉन को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि रेडॉन एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है, इसलिए इसको गणनाओं में हम ज्यादा सम्मिलित नहीं करते। लेकिन सोचो अगर हमने अक्रिय गैसों को ढूंढना स्टार्ट किया
और जब अक्रिय गैसों को ढूंढना स्टार्ट करोगे, जानते हो जो आपको अक्रिय गैस मिलेगी भी, उसमें ये सारी गैसें एक साथ मिली होंगी। अब बेटा अगर सारी गैसें एक साथ मिली होंगी और हमें जरूरत है किसी एक गैस की, तो भैया सभी की सभी गैसें एक साथ तो यूज नहीं की जा सकती। तो हम उस मिश्रण में से, इन गैसों के मिश्रण में से जो गैस हमें चाहिए, हम उसको अलग कैसे करें? तो फिर बेटा उसको अलग करेंगे सक्रिय चारकोल से। देखो करेंगे क्या, सक्रिय चारकोल लेंगे, पूछेगा कौन सा चारकोल चाहिए इसी कंडीशन पे, अगर याद रख सकते हो तो नारियल चारकोल चाहिए, कोकोनट चारकोल कहते हैं। कोकोनट चारकोल लेंगे और कोकोनट चारकोल को यहां पर रख दिया, ये है कोकोनट चारकोल। हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा बता रहे केवल ऐसा होता है। कोकोनट चारकोल को रख दिया और कोकोनट चारकोल को रखने के बाद हमने इन सभी गैसों को एक बर्तन में भर दिया जिसमें कोकोनट चारकोल रखा हुआ था। अब हम इस पात्र के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। पात्र के टेम्परेचर को बढ़ाने पर होता क्या है ना, ऐसा मैं बता रहा हूं, ये बात सही नहीं, केवल आपको समझाने के लिए कि टेम्परेचर जैसे 20 डिग्री सेल्सियस किया तो 20 डिग्री सेल्सियस पे केवल हीलियम गैस इस पर चिपक जाएगी। आपने हीलियम गैस को क्या कर लिया? अलग कर लिया, नया चारकोल इसमें भर दिया। अब टेम्परेचर 20 पे तो ये चिपक चुकी थी, तो ये गैस तो हो गई उससे अलग। अब टेम्परेचर को बढ़ाया 30 डिग्री सेल्सियस पे, नियॉन गैस इसकी सतह पर घोषित हो गई, चिपकने लगी। तो 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम इसको अलग कर लेंगे, नया चारकोल भर दिया। अब हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया 40 डिग्री सेल्सियस पर, यह गैस अब विशोषित होने लगी। इस प्रकार से अलग अलग तापमान पर अलग अलग गैसें चारकोल की सतह पर क्या होती रहती हैं? चिपकती रहती हैं, और इन गैसों को एक दूसरे से क्या कर पाते हैं? अलग। और तभी तो हीलियम के अलग उपयोग कर पाते हैं, नियॉन के अलग। कोई पूछेगा इस प्रकृति में या इस कार्य में कौन सा चारकोल लगता है? ये नाम मत बता क्या ना, चारकोल तो सक्रिय होना ही चाहिए, नारियल चारकोल। तो इसको नोट कर लेना है, बाकी की घटनाएं अगली क्लास पर फिर।